What has been your best investment in stock markets? I think there could be a couple of examples. बेस्ट इन्वेस्टिंग एग्जाम्पल से बेटर तो ये कि हर एक इन्वेस्टमेंट में एक लर्निंग थी. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये थे, वी इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी जिसका आई थिंक अभी आईपीओ आ रहा है, संभव स्पॉन्ज करके. तो इतना बड़ा कभी मैंने कभी सोचा इन्वेस्ट नहीं करा था किसी अनलिस्टेड कंपनी में बिफोर आई टुक दिस बेट. बट इसकी भी एक स्टोरी है. तो अब जैसे मेरे एक फ्रेंड है, ही is into steel tube business, right? And he used to have a listed company. So he's a good friend of mine. So I think investing in your network is also equivalent to your net worth, right? And he knew about this company, right? तो इस कंपनी में उन्होंने हमें बताया कि यार इस कंपनी में ऐसा ऐसा हो सकता है, फंड रेज हो, तो आपको जाके देखनी चाहिए एक बारी. तो हम लोग गए, हमने कंपनी देखी. एंड कंपनी बेसिकली छत्तीसगढ़ की थी. तो जब कंपनी को जाके देखा तो देखा कि यार स्टील ट्यूब बिजनेस में भी ना डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं. एक तो स्टील ट्यूब मैन्युफैक्चरर्स हैं लाइक योर एपीएल अपोलो, जो स्टील लेते हैं टाटा स्टील से, एचआर कॉइल लेंगे, स्टील ट्यूब बनाएंगे और सेल करेंगे, राइट. और वो ब्रांडिंग पे फोकस करते हैं अपना. तो आपने अमिताभ बच्चन की एड देखी होगी उनके साथ. तो हर जगह इंडिया में उन्होंने जाके प्लांट्स लगा दिए. एंड दे आर द लार्जेस्ट बायर ऑफ स्टील इन इंडिया, सो दे गेट एन अपफ्रंट डिस्काउंट. फिर सेकंड मॉडल देखा स्टील ट्यूब बिजनेस में, दैट इज की जो पतरा स्टील होता है, राइट, जो आपका लेफ्ट ओवर होता है स्टील ट्यूब बनाने के प्रोसेस में, तो उससे बनता है, राइट. तो वो जैसे हरिओम पाइप से कंपनी होगी, तो वो पतरा लेता है, इंटीग्रेटेड प्लांट है, तो पतरा स्टील लेता है, उससे आपका बेसिकली कॉइल बनती है और उससे आपका पाइप बनता है. बट उसका क्वालिटी थोड़ा सा कम होता है वर्सेस द नॉर्मल स्टील ट्यूब. फिर एक थर्ड टाइप का प्लांट था, दैट इज दिस वन जिस कंपनी की हम बात करें. सो दे मैन्युफैक्चर द नैरो विड्थ एचआर कॉइल से स्टील ट्यूब्स. तो इस बिजनेस में क्या डिफरेंस है कि आपका बिकॉज ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, तो छत्तीसगढ़ में आयरन ओर भी है, राइट. तो रॉ मटेरियल के पास है, तो इनका खुद का ब्लास्ट फर्नेस है, राइट. तो ये आयरन ओर डलता है मिल के अंदर, एट द एंड वहां से एचआर कॉइल निकलता है और एचआर कॉइल से स्टील ट्यूब बनती है, राइट. तो विद इन द सेम इंडस्ट्री देयर वर 3 बिजनेस मॉडल्स. तो अपोलो का बिजनेस मॉडल तो डेफिनेटली बेस्ट होगा इस इंडस्ट्री में, बिकॉज उनका आरओसी 35% है. फिर हरिओम का ओके बिजनेस मॉडल है, बिकॉज वो पतरा से बनाते हैं, तो बीच में इंटीग्रेटेड है, तो एसेट टर्न्स लो है. तो इस कंपनी के भी एसेट टर्न्स लो है, बट इस कंपनी के मार्जिन हायर है. एसेट टर्न्स लो है मतलब? एसेट टर्न्स माने कि अगर मैं 1 रुपए का एसेट लगाता हूँ तो मैं कितने रुपए की सेल करता हूँ. जैसे अगर अपोलो 1 रुपए का एसेट लगाएगा तो 4 to 5 रुपीज की सेल करेगा, बट ये कंपनी अगर 1 रुपए का एसेट लगाती है तो 1.5 to 2 रुपीज की सेल करेगी, बट एट द सेम टाइम मार्जिन आर हायर, राइट. तो इट्स अ डिफरेंट बिजनेस मॉडल. तो एक बुक है अंडरस्टैंडिंग माइकल पोर्टर बाय जॉन मग्रेटा करके, आई थिंक आपके जो भी पॉडकास्ट देखने वाले गेस्ट हैं, तो आई एम अ प्रोपोनेंट ऑफ दैट बुक. मैं अपने साथ काफी बड़ी कार के अंदर ना मैंने एक बॉक्स रखा हुआ जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स की कॉपी है. कोई भी अगर मेरे को लगता है कि यार ये इन्वेस्टिंग के अंदर इंटरेस्टेड है, तो आई बेसिकली उनको गिफ्ट कर देता हूँ उसी टाइम पे. तो उसी में एक चीज सिखाई थी कि बिजनेस, अगर मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जाम्पल, या जनरली किसी भी पर्सन से पूछूं कि यार बिजनेस में आप क्या करना चाहते हो डिफरेंटली, जो आप आपको बिजनेस स्ट्रेटेजी है, तो सबका आंसर होता है वी वांट टू बी द बेस्ट. दिस इज द मोस्ट इजी आंसर दैट वी फाइंड कि यार बिजनेस का मतलब हमें बेस्ट ही करना है. बट एक्चुअली में तो सबका आंसर है. तो व्हाट इज इट दैट यू डू डिफरेंटली? तो डिफरेंटली में आपका यही रहता है कि यार बिजनेस आप तब करते हो, आपकी कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी शुड बी देयर टू मेक यू यूनिक रादर देन बीइंग बेस्ट. क्योंकि बेस्ट होना एक बहुत जेनेरिक चीज है, और आप यूनिक कैसे हो सकते हो? इधर यू कैन बी द लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर, राइट, या तो आप तो लोएस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर हो सकते हो, या तो आप कोई डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, राइट, या तो आपका फोकस एरिया अलग हो सकता है, राइट, कि आप एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस हो गए. तो आप बिजनेस के यही 3 कंपेटिटिव स्ट्रेटेजीज होती हैं, या आप इन्हीं 3 कंपेटिटिव स्ट्रेटेजीज पे काम कर सकते हो. आप सिर्फ बेस्ट होने की बात नहीं कर सकते, राइट. तो विद दिस मेंटल मॉडल इन माइंड आप कोई भी बिजनेस को एनालाइज कर सकते हो कि यार ये बिजनेस करना क्या चाह रहा है. अगर कोई कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी नहीं है, तो अकाउंटिंग एट द एंड सिर्फ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, तो वो भी आपको वही बताएगी. If the business wants to be unique, if they want to focus on cost, if they want to focus on one unique product, then you get to know कि अच्छा ये business ये करना चाहते हैं. जैसे Apple का business है कि Apple wants to have a differentiated product. They are not competing to be the lowest cost, right? Lowest cost क्यों बनेगा Apple? Because they can charge a premium of their products. They are competing to be differentiated when it comes to that operating software.
तो हर बिजनेस में आप ये मेंटल मॉडल लगा सकते हो। तो इस बिजनेस में भी ये था कि कई जो लोग 7 इन्वेस्टर्स गए थे उस कंपनी को देखने, तो लोगों का मेंटल मॉडल था कि यार ये तो इस इंडस्ट्री में बेस्ट नहीं है। पर बेस्ट होने की जरूरत ही क्या, बिजनेस मॉडल यूनिक है। लाइक देयर आर ओनली 2 नैरो विड्थ HR कॉइल मिल्स इन एंटायर इंडिया, और दूसरी वाली चल भी नहीं रही सही से। दिस कंपनी इज एबल टू डू इट वेल, and they did a pre-IPO round, so we were there in that round after assessing the business carefully, meeting the management, having access to मतलब पूरा उनका accounting देखा, and company nearly last 4.5 years में 10 times sales grow हुई थी company की। so that was also very evident। तो वहां पे we ended up investing relatively for my scale a large sum of money in a pre-IPO round, and I think that was at a post dilution market cap of 880 to 900 crores। Probably the IPO was supposed to come, अभी supposed to come इसलिए क्योंकि थोड़ी bear market हो गई तो अभी IPO नहीं आया, but 4300 to 4500 crore post dilution के आसपास बात हो रही थी कि post money। But in terms of quantum of money, this was probably one of our basically bigger bets। How much percentage did you hold of the company? I think I would have put in close to 16 odd percentage of my like almost net worth in that company। Got it। तो but बहुत careful analysis से था कि we were getting it at as per my thought process। FY 28-29 पे हम लोगों को कंपनी 3 की P पे ले रहे थे क्योंकि कंपनी का बहुत बड़ा ग्रीनफील्ड कैपेक्स होना है। Okay। एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में we were getting it at some 11 times P multiple, जब listed space में similar companies were at 30, 40, 50 times। Okay। Even though the business model was equivalently good, but this was in a non-listed space। but retail investors का क्या है कि हर किसी के पास access नहीं है non-listed space का, but thought process business analysis का similar रहता है। तो I think listed space में यहाँ पे तो ये था, similarly listed space में there was this company to amines। तो amines आपके ये ना amines की manufacturing होती है, तो ये आपके ना हर ड्रग के अंदर लगते हैं फार्मास्यूटिकल में, एंड इट्स लाइक 2% of cost of the entire drug, but you need to get it right। So there were only 2 companies who were manufacturing this, Alkyl Amines, Balaji Amines। So both the companies did big capex। जब big capex हुआ तो बालाजी अमाइंस के केस में चाइना से डंपिंग स्टार्ट हो गई, Alkyl Amines के केस में capex डिले हो गया। माने इतना बड़ा अगर आप capex कर रहे हो बैलेंस शीट से साइज का, मतलब आप capex का हमेशा CWIP में देख सकते हो, बैलेंस शीट पे स्क्रीनर पे देखना है तो वो भी हम देखेंगे भी कि कैसे आप चीजें कर सकते हो। तो वहां पे उस कंपनी में केपेक्स हुआ, और लक क्या आया, देखो बैड लक और गुड लक इन्वेस्टिंग में दोनों आते हैं। तो गुड लक क्या था कि यार उस टाइम पे एकदम से जैसी केपेक्स साइकिल हुई खत्म कंपनी की, कोविड आ गया। आपके पास कैपेसिटी है, प्राइसिंग पावर आपके पास एकदम आ गई क्योंकि डिमांड वर्ल्ड में ऊपर चली गई दवाइयों की। एवरीवन वांटेड टू स्टॉक अप ऑन फार्मास्यूटिकल्स, राइट। तो वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सीटोनिट्राइल करके नाम है उसका, जिसका 130 रुपए पर किलो का भाव था। That product went from 130 rupees per kilo to almost 290 to 300 rupees within a span of 2-3 months। और उसी प्रोडक्ट का केपेक्स कर रहा था। तो जो कंपनी 18-20% मार्जिन बनाती थी वो पीक पे 42% मार्जिन बनाने लग गई, एंड उनका लास्ट 18 ईयर का हिस्ट्री था 18-20% मार्जिन का। तो पीक मार्जिन, पीक वैल्यूएशन, पीक सेंटिमेंट, तीनों चीजें इकट्ठे बनी उस कंपनी में, फ्रॉम एवरेज वैल्यूएशन एवरेज मार्जिन से। तो उस साइकिल में देन देयर वाज अ non-linear payoff in such companies happen। ऐसी एक और थी सुवेन फार्मास्यूटिकल्स। तो आई थिंक हमारी फर्स्ट एवर वीडियो भी चैनल पे ना सुवेन फार्मा पे ही थी। तो मैंने एक 23 मार्च को एक फॉरेंसिक वेबिनार कराया था। आई थिंक उसमें कुछ हमारे पहले 30-40 स्टूडेंट्स आए थे। दैट वाज हाउ SOIC आल्सो स्टार्टेड, क्योंकि एकदम वेले बैठे थे, कोविड में लॉकडाउन हो गया था। सोचा यार कि एक इन्वेस्टिंग ग्रुप में उनके लिए वेबिनार ही करा लेते हैं। तो उसमें कंपनीज लाइक बालाजी अमाइंस, एल्काइल अमाइंस, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज जिसका RHI मैग्नेसिटा नाम हो गया आज, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, APL अपोलो, एक्सिस बैंक, मल्टीपल बैंक्स। थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल था कि यार उन कंपनीज पे वेबिनार करा था जहां पे हमें लगता था यार ये बिजनेस सर्वाइव कर जाएगा चाहे कोविड हो या ना हो, राइट। एंड ऑल दोस कंपनीज बिकॉज दे हैड स्ट्रांग बैलेंस शीट्स, दे एंडेड अप थ्राइविंग। बिकॉज क्या होता है कि जब ऐसा सिनेरियो आता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं इंडिगो का। अब इंडिगो का मार्केट कैप कोविड टाइम में, अगेन मेरी साइड से बहुत बड़ा मिस है, क्योंकि जैसे आशीष सर का एग्जांपल लिया था, आशीष सर में से फोन करके पूछा था कि इंडिगो में कैसे सोच रहे हो, राइट। होपफुली इज ओके विद दिस एग्जांपल दैट आई एम गिविंग। तो 30,000 करोड़ का मार्केट कैप था, 8,000 करोड़ का कैश पड़ा था बैलेंस शीट पे। अगर प्लेन्स ना उड़ते फॉर नेक्स्ट 18 मंथ्स, तभी भी इंडिगो अपने खर्चे पूरे करते रहता। मतलब 18 मंथ्स का अपनी बैलेंस शीट पे
पैसा था, राइट। एंड इंटरप्राइज वैल्यू 30,000 करोड़ में से 8,000 करोड़ उड़ा दो तो 22,000 करोड़ पे पूरा इंडिया को मिल रहा था, विच वॉज इंडियाज, मतलब एकदम कोविड बॉटम पे इंडियाज लार्जेस्ट मतलब बिजनेस एविएशन के अंदर, विच हैज 8,000 करोड़ ऑफ कैश ऑन द बैलेंस शीट। एंड बाकी जो कंपेटिटर्स हैं, अगर आप सारे कंपेटिटर्स की नेटवर्थ मिला लो, अभी मैं कैश की बात नहीं कर रहा, नेटवर्थ की बात कर रहा हूँ, जो बैलेंस शीट पे इक्विटी की लाइन आइटम दिखती है, इवन दैट वाज लेसर देन द कैश इंडिगो हैड ऑन द बैलेंस शीट। अच्छा, 8,000 करोड़ से भी कम। नेक्स्ट 3 कंपेटिटर्स, ओके। उसमें एयर इंडिया, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज, अगर आप और गो एयर अगर उनको मिला लेते तो इंडिगो के इससे भी कम थी आपका। तो दैट इज अगेन, उस टाइम पे क्या होता है, पैनिक में थिंकिंग नहीं हो पाती, राइट। तो मेरे को लगता है कि यार इंडिगो टाइप तो उस टाइम पे नो ब्रेनर था, राइट। जो आज हम सबको दिख रहा है कि यार लोग एविएशन यूज कर रहे हैं तो पर उस टाइम पे एकदम नो ब्रेनर वैल्यूएशन पे आ गया था। आई थिंक आज इंडिगो 26 के अंदर 11,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगी। तो इफेक्टिवली इफ समवन हैड एन इमेजिनेशन, तो आप इंडिगो 2.5-3 की पी रेशियो पे ले रहे थे फॉरवर्ड पे 3-4 years। मतलब दैट्स द टाइप ऑफ थिंकिंग वन नीड्स टू सॉर्ट ऑफ डेवलप। क्योंकि पैनिक में क्या होता है कि फिर देखते हो यार चार्ट का स्ट्रक्चर टूट गया, स्टेज 4 लग गया, सपोर्ट टूट गई, ये हो गया, ऐसा हो गया। बट जो एक वैल्यू माइंडसेट है ना, फिर भी सोच रहा होता है कि यार इसमें हम कैसे कर सकते हैं। एंड आई थिंक ह्यूमन इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, राइट। जो हम लोग सोचते हैं कि स्मार्ट मनी है, स्मार्ट मनी भी एट द एंड पीपल ही होते हैं, राइट। सम ऑफ द आई मेट अ लॉट ऑफ CIOs या डिफरेंट फंड्स के, तो दिखते हैं कि एवरीवन इज इमोशनल एट द एंड ऑफ द डे एंड एवरीवन हैज डिफरेंट मैंडेट्स एट द एंड ऑफ द डे। तो दैट इज हाउ थिंग्स बिकम वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस स्पोर्ट। बट कमिंग बैक टू सुवेन फार्मा, राइट, क्योंकि हम सुवेन फार्मा से इंडिगो में चले गए। तो सुवेन फार्मा में भी अभी जैसे ये कंपनी थी, तो इनके ने 2 कंपनी थी, सुवेन लाइफ और सुवेन फार्मा। आई थिंक वेंकट जत्सी सुवेन कंपनी उन्होंने बनाई थी। तो इंडिया में ना एक टर्म है CDMO की, जो भी बहुत फेमस हुई है, बट ये ही वाज अ पायनियर ऑफ CDMO बिजनेस इन इंडिया। तो फार्मा क्या होता है CDMO? हाँ, CDMO होता है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग सर्विसेज। तो फार्मा बिजनेस में ना 2-3 तरीके के बिजनेस होते हैं। एक होता है आपका फार्मा बिजनेस जिसमें आप फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चर करते हो, एक आपका डोमेस्टिक फार्मा बिजनेस है। तो फॉर्मुलेशन का मतलब जैसे आपने बोला ब्रांडेड में जाके कि यार एक क्रोसिन देना, राइट। आप जाके ये नहीं कह रहे कि यार एक आइबुप्रोफिन देना, राइट। फिर आपने जाके बोला एक कॉम्बीफ्लैम देना, आपने ये नहीं बोला एक पैरासीटामोल देना, राइट। तो मतलब क्या है, वो एक फॉर्मुलेशन हो गई। तो आप एक ब्रांडेड ड्रग मांग रहे हो अपने से, क्या एक ब्रांडेड ड्रग है, मेरे को वो खाना है, मतलब ब्रांड बना रखा है उसके आगे पीछे। हालांकि अगर आप आइबुप्रोफिन किसी भी, अगर आप सॉल्ट होता है आइबुप्रोफिन उसका, अगर आप आइबुप्रोफिन कोई भी खाओ बॉडी पे ऐसा सेम ही आएगा, राइट। पर आप फिर भी क्रोसिन जाके बोलते हो, तो ब्रांड बना रखा है उन्होंने। सेकेंड चीज, इंडिया से कुछ कंपनीज है US एक्सपोर्ट करती है ड्रग्स। तो जैसे सन फार्मा हो गया, लुपिन हो गया, तो इनका डोमेस्टिक बिजनेस भी है, US भी एक्सपोर्ट करते हैं, बट US में ब्रांड्स नहीं है। तो US में आपको एक वाइट डब्बी दिखेगी जिसपे आइबुप्रोफिन लिखा होगा, एक डब्बी दिखेगी जिसपे पैरासीटामोल लिखा होगा। तो वहां पे बिजनेस ऐसे चलता है, तो वहां पे स्केल का बिजनेस है, राइट। फिर तीसरा बिजनेस फार्मा में क्या आता है, आपका एक तीसरा टाइप का बिजनेस आता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से भी पहले एक तीसरा बिजनेस आता है सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग का, जो API कहते हैं हम, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो आइबुप्रोफिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया। तो ये आपका एकदम सॉल्ट जो बॉडी पे असर करता है। कुछ कंपनीज वो बनाती ही वही हो, कहते हैं हम फॉर्मुलेशन नहीं बनाएंगे, हम फॉर्मुलेशन वालों को बेचेंगे। और कुछ फॉर्मुलेशन कंपनीज है जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड होती है। फिर आपका एक बिजनेस आता है फार्मा के अंदर इनोवेशन का। तो जैसे इंडिया में एक कंपनी है वॉकहार्ट करके, तो वॉकहार्ट ने एक अभी ड्रग इनोवेट करा है, WCK 5222 करके नाम है उसका, जिसमें क्या है कि कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं, दे डोंट पास अवे बिकॉज ऑफ कैंसर, they mainly lot of times pass away because of other infections which happen, specifically pneumonia. कैंसर पेशेंट्स में निमोनिया हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम एक इंडिया में ऐसा ड्रग आया है, जो एक वर्ल्ड में ऐसा ड्रग आया है जो इस कंपनी ने इनोवेट करके बनाया लास्ट 10-15 साल से, कि दैट इज अ ड्रग वेयर जो भी कैंसर पेशेंट्स क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं, दैट्स अ ड्रग विच डील्स विद दैट, राइट। एंड इट्स बीइंग कॉल्ड अ मिरेकल ड्रग, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है सोसाइटी के। बट इट टुक देम 10-15 years टू डेवलप दिस। तो 10-15 साल के लिए कोई कैश फ्लो नहीं, अब आपको पता भी नहीं कि बनेगा या नहीं बनेगा, तो बाइनरी आउटकम हो जाता है, या तो 1 होएगा या तो 0 होएगा। तो वो बिजनेस मॉडल ही ट्रिकी है, राइट। बट दैट्स अ बिजनेस मॉडल ऑफ इनोवेशन। तो यहाँ पे इंडिया में स्पार्क
एक कंपनी है जो वो बिजनेस करती है, बट 0 to 1 है, या तो हुआ तो ठीक है, बट वो भी 15-20 साल में एक बार ही होगा, नहीं हुआ तो 0 है, राइट। तो सन फार्मा की एंटिटी है, सुवेन लाइफ ये करती है, राइट। तो सुवेन की जो मैं अभी बात कर रहा था उस पर यहीं से कनेक्टेड रहेगी, एंड वॉकहार्ट ये इस टाइम पे कर रही है। सो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ बिजनेस। फिर आपका एक बिजनेस आता है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग का। तो इसमें क्या होता है कि अब ये जो वॉकहार्ट और ये सब इंडिया में कर रहे हैं, ऐसी कंपनीज बाहर हैं, जैसे फाइजर होगी, फाइजर के अलावा आपका जैसे एबट हो गया, राइट। तो ऑल दीज या फिर मतलब आपकी कंपनीज नोवो नॉर्डिस्क या एली लिली होगी, तो दीज आर कंपनीज विच इनोवेट ड्रग्स, राइट। तो ये R&D करके इनोवेशन करती हैं वर्ल्ड में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एंड बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इज एक्सपेंसिव आउटसाइड, क्योंकि आपको पता नहीं आपका ड्रग बनेगा नहीं बनेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से आउटसोर्सिंग करती है। तो इसको हम कहते हैं CDMO, राइट। तो CDMO बिजनेस में टिपिकली वर्सेस एन इनोवेटर बिजनेस मॉडल स्टिकीनेस है, और स्टिकीनेस के साथ साथ लंपीनेस जरूर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पूरे साल की सेल एक ही क्वार्टर में चले जाती है। पर जब आपके पास मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हो जाते हैं आपके पास जो आपको मैन्युफैक्चर करने हैं, तो आपका बिजनेस एक स्केल हिट कर जाता है। एंड जैसे आपको बिजनेस स्केल हिट करता है, आपकी इकोनॉमिक्स बिजनेस की बहुत अच्छी हो जाती है। तो सुवेन फार्मा और सुवेन लाइफ का जो बिजनेस था वो इकट्ठे होता था पहले सुवेन के नाम से, जिसमें सुवेन लाइफ और फार्मा था। सुवेन लाइफ था इनोवेशन के बिजनेस में, और सुवेन फार्मा था कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग में, CDMO बिजनेस में, जिसमें 4 मॉलिक्यूल्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे। तो इस बिजनेस में था 40-50% ROC, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि आप कितना कैपिटल पे कमा रहे हैं। फिर दूसरे बिजनेस में था नेगेटिव, दूसरा बिजनेस लॉस मेकिंग था, उसमें ऑलमोस्ट आई थिंक इन्होंने ऑलमोस्ट $100 million के आसपास R&D में डाला था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ऑन दैट नंबर, ओवर लास्ट 15 years। तो अच्छे धंधे का पैसा अनसर्टेनिटी में डल रहा था, शेयर होल्डर्स को नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से कंपनी का PE मल्टीपल कैप्ड रहता था। फिर यहाँ पे अनाउंस हुआ एक डीमर्जर। डीमर्जर में क्या हुआ, दोनों कंपनीज अलग हो गई, एंड जैसी दोनों कंपनीज अलग हुई तो आई थिंक कोविड के बाद ये 2020 अप्रैल के अंदर जो ये अच्छी वाली कंपनी थी जिसमें 50% ROC था, दैट वाज ट्रेडिंग एट अ PE रेशियो ऑफ 14 times। आपको स्क्रीनर पे एग्जैक्ट नहीं देखेगा उस टाइम पे, क्योंकि आपके P&L डिस्टॉर्ट हो जाता है, बट 14 times की PE रेशियो पे था ये बिजनेस, जहां पे डीवीज उसका एक वन ऑफ द पीयर्स था जो 35-40 times पे चलता था। एंड उस टाइम पे CDMO बिजनेसेस की वेव स्टार्ट ही हो रही थी। सो सिंपल बेट वाज CDMO फार्मा, whereas दिस बिजनेस, राइट, अलग हो गए, राइट। तो आपके टर्ड्स हैं जो रेजिन्स हैं, उसमें से ठीक रेजिन्स अलग हो गए और टर्ड अलग हो गई, तो आपको सिर्फ रेजिन्स पे बेट करना है at a 14 times PE ratio. So you were being paid to own the stock in a way. And that stock, I think, in a span of 6 to 9 months went up like multiple times because people realized the value in that business. So that is also one of the case studies. Actually, case studies तो सोलर सेल की भी है, एक सोलर सेल कंपनी में हम लोग इन्वेस्टेड है, उसका भी अभी शायद से 6 से 12 महीने में IPO आएगा. So that business does 45% EBITDA margin, and they have the lowest breakage in the entire industry of solar cell. Very government dependent industry, but a very uniquely focused business कि मैं मॉड्यूल नहीं बनाऊंगा, मैं इनगॉट्स नहीं करूंगा, मैं वेफर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक ही चीज बनाऊंगा, that is solar cell, क्योंकि मेरे को समझ ही solar cell आता है. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.